हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने बुआई तक पूरा कर लिया था अपने धान में जो चल रहा था, अपना धान चल रहा था फसल उत्पादन में। तो पिछली वीडियो में हमने नर्सरी तैयार करने तक पढ़ लिया था। अब हम क्या करेंगे कि नर्सरी में पौध संरक्षण कैसे करते हैं, मतलब कि प्लांट की प्रोडक्शन, पौधे को अच्छी तरीके से रखा कैसे जाता है, उस पर क्या क्या स्प्रे किया जाता है, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अपना धान चल ही रहा था, तो यहाँ पे हेडिंग डालो, नर्सरी में पौध संरक्षण। नर्सरी में पौध संरक्षण, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो पौध संरक्षण का मतलब क्या होता है कि कोई भी पौधा है वो खराब ना हो, उस पर कोई रोग ना लगे, कीट ना लगे, इसी को ही कहते हैं पौध संरक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले पौध संरक्षण में लिखो खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक, कौन कौन सी खाद देंगे, कौन कौन से उर्वरक देंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो खाद एवं उर्वरक, खाद क्या होती है और उर्वरक क्या होता है। सबसे पहले तो ये देख लो कि ऐसे पदार्थ जिसमें 20% से अधिक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है उसको कहते हैं हम खाद, और जिसमें 20% से कम कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है उसको कहते हैं हम उर्वरक। तो भाई यूरिया क्या है, तो यूरिया ना तो खाद में आता है और ना ही उर्वरक में आता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर उसको उर्वरक ही बोलते हैं क्योंकि उसमें 20% फिक्स कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। ठीक है, तो इसमें एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी और के। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों किसी भी पौधे के लिए बहुत ही जरूरत है, बहुत ही जरूरी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मुख्य पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। तो मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन कितना जरूरी है, तो 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये अपनी पूरी दर प्रति हेक्टेयर की चलेगी। फास्फोरस कितना चाहिए, 40 से 60 किलोग्राम, और पोटेशियम कितना चाहिए, 30 से 40 किलोग्राम। ठीक है, नाइट्रोजन 80 से 120 किलोग्राम, पोटेशियम 40 से 60 किलोग्राम, और फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम और पोटेशियम 30 से 40 किलोग्राम। इसको आप नोट कर लो। अब इसमें हमने उर्वरक तो दे दिया, लेकिन खाद कितनी देंगे, तो सबको पता है कि 20 से 25 टन, ये हमेशा यही होता है अधिकतर, जो अपनी सब्जियों को छोड़कर बाकी सब में 20 से 25 टन ही होता है अधिकतर। तो 20 से 25 टन इसमें हम गोबर की खाद मिलाएंगे। कौन सी, गोबर की खाद। 20 से 25 टन गोबर की खाद मिलाएंगे। इसके बाद में गोबर की खाद मिलाने के बाद में एक क्या होता है कि अक्सर जो अपना जो पौध होती है, जो नर्सरी तैयार करते हैं उसमें पौधे होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, छोटे होते हैं, छोटे बच्चों की तरह जो पौधे होते हैं उनको बहुत संभालना जरूरी है। तो 0.5% जिंक का घोल, जिंक का घोल, 0.5% जिंक का घोल जो होता है उसका हम इस नर्सरी में स्प्रे करेंगे, ताकि जो छोटे छोटे जो पौधे हैं वो अच्छे से सुरक्षित रहे। ठीक है, ये अपनी हो गई खाद एवं उर्वरक। अब हम ये पौध संरक्षण अपना पूरा हुआ। इसके बाद में हम धान में सिंचाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंचाई। तो सिंचाई में कितना पानी होता है, ये तो जरूरत के अनुसार दिया जाता है। हर 2 दिन में, मतलब उसमें तो पानी भरा ही होता है, हमेशा भरा ही रहना चाहिए। 2 से 3 सेंटीमीटर तक लगभग फसल में पानी हमेशा भरा रहना चाहिए। लेकिन उस पानी को निकालेगा कब, उसका भी एक समय होता है कि फसल जब
पकने पर तैयार हो जाती है उसके 2 सप्ताह पूर्व, मतलब लगभग 15 दिन पहले हम उसमें से पानी पूरा निकाल देंगे, ड्रेन आउट कर देंगे। ठीक है, तो इस सिंचाई में बस इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी 2 से 3 सेंटीमीटर तक हमेशा पानी भरा ही रहता है उसमें। इसके बाद में आता है अंतरा कृषि। मतलब कि इस खेत में जो अपना खेत है तैयार है, उस खेत में क्या क्या क्रियाएं की जा सकती है। तो खरपतवार हेतु सबसे ज्यादा इसमें खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। खरपतवार के लिए क्या करेंगे, प्रेटिलाक्लोर 1250 ml, प्रेटिलाक्लोर 1250 ml का हम इसमें स्प्रे करेंगे इस खेत में। ये 2 से 3 दिन की जो फसल होती है उस पर हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद में हर 15 से 20 दिन के अंदर इसका स्प्रे कर सकते हैं ताकि खरपतवार की समस्या ना आए। ठीक है, तो ये अंतरा कृषि में भी बस इतना ही है कि खरपतवार के बारे में। इसके बाद में आता है पादप संरक्षण। पादप संरक्षण, पादप संरक्षण के अंदर हमको 2 चीजें पढ़नी पड़ती है। एक तो होता है कीट और दूसरा होता है रोग। तो कीटों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा लगने वाला कीट होता है तना छेदक। तना छेदक होता है जो कि तने को खोखला कर देता है, जिससे कि फसल पूरी नष्ट हो जाती है। तना छेदक व फुदका, एक फुदका होता है जो फूलों का रस चूसता है। ठीक है, इन दोनों के लिए क्या करते हैं कि कार्बोफ्यूरन का इस्तेमाल करते हैं। कार्बोफ्यूरन, ये नोट करते रहना आप लोग। कार्बोफ्यूरन 3% या फॉरेट 10%। ये दोनों होते हैं ठोस में आते हैं, मतलब सॉलिड होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि कार्बोफ्यूरन या फॉरेट का स्प्रे करते हैं जिससे कि तना से देखो फुदका नहीं आता। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि ये दोनों केमिकल अभी गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं। दोनों के दोनों केमिकल बैन कर दिए, लेकिन अब किताब में दे रखा है तो हमको इसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो कार्बोफ्यूरन या फॉरेट लिखना भी यही है, ऐसा मत लिख देना कि बैन हो गया है ये। ठीक है, वैसे गवर्नमेंट ने 2018 में कार्बोफ्यूरन को बैन कर दिया था और अभी लेटेस्ट 2019 में फॉरेट को बैन कर दिया है। ये दोनों हानिकारक कीटनाशक है इसलिए। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है रोग। रोग कौन कौन से आते हैं, जीवाणु अंगमारी। जीवाणु अंगमारी, ठीक है, इसको बैक्टीरियल ब्लैक भी बोलते हैं, जीवाणु अंगमारी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा है, 25 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 25 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का हम इस पे स्प्रे करेंगे ताकि जीवाणु अंगमारी नाम की जो बीमारी है वो खत्म हो जाए। इसके बाद में एक आता है ब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट के लिए क्या करेंगे, 1 किलोग्राम मैनकोजेब, 1 किलोग्राम मैनकोजेब। ठीक है, इसको नोट करिए आप। ठीक है, कीट और रोग हो गए। अब अपना लास्ट है धान में, जो लास्ट जो अपना टॉपिक है वो है उपज। इंग्लिश में ये भी कहते हैं इसको उपज। 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में। अब बोलोगे सर ये असिंचित क्या होता है, जिस क्षेत्र में पानी ज्यादा नहीं हो, अपन उसमें 24 घंटा 2 से 3 सेंटीमीटर तक पानी भर के नहीं रह सकते उस खेत में, उसको बोलते हैं असिंचित क्षेत्र। और
50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में मिलती है। मतलब पानी होगा तो उपज ज्यादा होगी। इसी के साथ में अपना जो दान है वो समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम और कुछ लेंगे, कोई और अपने दान, अपने ये जो अनाज वाली फसल है वो लेंगे। अब इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके क्वेश्चन भी मैं दूंगा आपको, उसको भी सॉल्व करना है, लेकिन एक बार इसको पढ़ लेना। धन्यवाद।